नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखना। आज की क्लास में हम कांस्टेबल परीक्षा यानी कि 28 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 100% ये क्वेश्चन 100% करेक्ट हैं। सारे क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उनको परीक्षा में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जो है क्लास से रिलेटेड पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आप लोग जल्दी से मेंबर इंक्रीज करिए, तो वहाँ पर आपको जो है नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल कुली त्योहार को होली के रूप में कहाँ मनाया जाता है। मंगल कुली त्योहार को होली के रूप में कहाँ मनाया जाता था। त्योहारों से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन कि मंगल कुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज होली इन विच स्टेट। तो ये जो है असम में मनाया जाता है। असम में जो है मंगल कुली फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है होली की तरह। किस तरह से? होली की तरह से। हम लोग फैक्ट के साथ इसको देखेंगे, ताकि फैक्ट से क्वेश्चन जो बनते हैं तो आप अच्छे से कर सको। मंगल कुली त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार होली के समान रंगों के साथ मनाया जाता है। यह जनजातीय संस्कृति से जुड़ा पर्व है। किससे जुड़ा है? जनजातीय संस्कृति से जुड़ा पर्व है। और इसका संबंध कृषि और बसंत ऋतु से है। किससे है? इसका संबंध कृषि और बसंत ऋतु से है। यह स्थानीय परंपराओं का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्थानीय परंपराओं का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन था BBBP यानी कि ट्रिपल बीपी योजना की 10वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किसने किया। ट्रिपल बीपी योजना की 10वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या महिला मंत्री। तो BBBP योजना की 10वीं वर्षगांठ का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। BBBP योजना की 10वीं वर्षगांठ का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। यह योजना जो है कब शुरू हुई थी? ये योजना 2015 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रिपल बीपी योजना है कब शुरू हुई थी, आपको बताना 2015 में शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है इसका उद्देश्य जो है बालिका शिक्षा और संरक्षण है। क्या है? बालिका की शिक्षा और संरक्षण से इसका उद्देश्य मेन है। और इसका मतलब मेन केंद्र क्या है? तो इसका मेन केंद्र है कि लिंगानुपात में सुधार किया जाए। ठीक है, इसका मेन फोकस किस पे है कि लिंगानुपात पे सुधार किया जाए, इसका फोकस है। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। ठीक है, यह योजना जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। सरकारी योजनाएं और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सरकारी योजनाओं से है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और ये आज की कांस्टेबल की क्लास में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे के शिफ्टों में भी आ सकता है, रिपीट भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने लिख दिया है कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय लो इंस्टीट्यूट। प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ?
तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक तीसरी रही है। कौन सी रैंक रही है? तीसरी रैंक रही है। इसमें जो है भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें जो है सैन्य शक्ति और आर्थिक प्रभाव और राजनयिक कूटनीति का आकलन किया गया है। किसका किसका आकलन किया गया है? पहला तो है सैन्य शक्ति का, दूसरा है आर्थिक प्रभाव का, तीसरा राजनयिक कूटनीति का आकलन किया गया है। और भारत बढ़ती हुई वैश्विक उपस्थिति और रणनीति महत्व को दर्शाता है। यह रिपोर्ट क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और सुरक्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्षेत्रीय शक्ति और सुरक्षा पर आधारित है। और भारत की राजनीतिक स्थिरता और विकास क्षमता इस रैंकिंग में योगदान करती हैं। कौन कौन योगदान करती हैं? भारत की राजनीतिक स्थिरता और विकास क्षमता इस रैंकिंग में योगदान करती हैं। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी मजबूत हुई है। ठीक है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी मजबूत हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किस शहर में करेगी? भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किस शहर में करेगी? इन विच सिटी विल द इंडियन नेवी कंडक्ट इन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन फरवरी 2026? ऑप्शन है आपके मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन जो है वो करेगी विशाखापट्टनम में। कहाँ करेगी? विशाखापट्टनम में करेगी। इस कार्यक्रम में दुनिया की प्रमुख नौसेनाओं की भागीदारी होगी। किसकी भागीदारी होगी? दुनिया की प्रमुख नौसेनाओं की भागीदारी होगी। फ्लीट रिव्यू का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। भारत अपनी नौसैनिक शक्ति और तकनीकी क्षमता प्रदर्शित करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कूटनीति और साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। यह आयोजन नौसैनिक प्रशिक्षण और आधुनिक हथियारों की उपस्थिति पर भी असर डालेगा। यह आधुनिक हथियारों की उपस्थिति का अवसर भी है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म किस नृत्य शैली का घटक है? पद्म इज अ कंपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस? पद्म किस नृत्य शैली का घटक है? पद्म इज कंपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस? ऑप्शन है कथक, ऑप्शन बी है भारतनाट्यम, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो पद्म जो है वो भारतनाट्यम जो है का है नृत्य शैली है, भारतनाट्यम की नृत्य शैली है। और यह जो है पद्म भारतनाट्यम नृत्य का महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। क्या माना जाता है? अंग भी माना जाता है। इसमें भाव और अभिनय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किस पर? भाव और अभिनय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह नायक और नायिका के भावों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नायक और नायिका के भावों को भी दर्शाता है। यह शुद्ध नृत्य ना होकर अभिव्यक्ति परक होता है। क्या होता है? यह शुद्ध नृत्य ना होकर अभिव्यक्ति परक होता है। दक्षिण भारत में इसकी आपत्ति हुई है। कहाँ आपत्ति हुई है? इसकी दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा आपत्ति हुई है। यह कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये कला और संस्कृति का है। और पद्म जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पद्म जो है पद्म नृत्य शैली जो है वो भारतनाट्यम का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच स्थित है? एस्ट्रॉयड बेल्ट लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स? तो क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। कहाँ? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। यह सौरमंडल का महत्वपूर्ण भाग है। किसका भाग है? सौरमंडल का महत्वपूर्ण भाग है।
यहाँ हजारों छोटे पिंडे पाए जाते हैं, हजारों छोटे पिंडे पाए जाते हैं और इन्हें ग्रह निर्माण के अवशेष माना जाता है। क्या माना जाता है? ग्रह निर्माण का अवशेष माना जाता है और इनका गुरुत्वीय प्रभाव सीमित होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय प्रभाव सीमित होता है। और खगोल विज्ञान से जुड़े प्रश्न हैं, ठीक है। खगोल जुड़े विज्ञान से ये जुड़ा प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आज कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग आगे की शिफ्टों के लिए तैयार कर लेना, हो सकता है आगे की शिफ्टों में रिपीट हो जाए। ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद किसे कहा जाता था? 16 महाजनपद किसे कहा जाता था? व्हाट वेयर द 16 महाजनपद कॉल्ड? नगर को, जनपद को, या साम्राज्य को, या गणराज्य को? तो 16 महाजनपद किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नगर, जनपद, साम्राज्य या गणराज्य। तो 16 जनपद जो है वो जनपद को कहा जाता था। इसको कहा जाता था जनपद को। 16 जनपद प्राचीन भारत के राज्य थे। इनका उल्लेख बौद्ध और जैन धर्मों में मिलता है, ग्रंथों में मिलता है। कहाँ मिलता है? बौद्ध और जैन के जो ग्रंथ हैं वहाँ पर इनका उल्लेख मिलता है। मगध, कोसल और अवंती प्रमुख महाजनपद थे। कौन कौन? मगध, कोसल और अवंती प्रमुख महाजनपद थे। ये राजनीतिक संगठन के प्रारंभिक रूप थे। इन्हीं से बाद में बड़े साम्राज्य बने। क्या बने? बाद में बड़े साम्राज्य बने। प्राचीन इतिहास में यह महत्वपूर्ण विषय है। प्राचीन इतिहास में यह महत्वपूर्ण विषय है। अगला क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जनपद। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यानी कि कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, या वित्तीय आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन? तो इनमें से जो है संवैधानिक आवेग जो नहीं है, वो नीति आयोग जो है वो संवैधानिक आवेग मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इसे 2015 में योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर 2015 में से बनाया गया। यह एक कार्यकारी संस्था है। क्या है? यह कार्यकारी संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह नीति निर्माण में सरकार को सलाह देता है। किसमें? नीति निर्माण में सरकार को सलाह देता है। और राज्य व्यवस्था से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है राज्य व्यवस्था के टॉपिक से। तो इसका सही जवाब नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र में आते हैं? बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र से आते हैं? किस क्षेत्र में आते हैं? बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट बिलोंग टू विच सेक्टर? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? बैंकिंग और परिवहन किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। बैंकिंग और परिवहन दोनों जो हैं सेवा जो है क्षेत्र किस में आते हैं? इस सेवा क्षेत्र में आते हैं। इसका इसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है और यह क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य शामिल है, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। आर्थिक विकास में इसकी भूमिका बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, तृतीय टेरिटरी। अगला क्वेश्चन है कि महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? द महालनोबिस कमिटी वाज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? महालनोबिस समिति किससे संबंधित है? कृषि सुधार, एग्रीकल्चर से, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जनगणना, सेंसेक्स, शिक्षा, एजुकेशन? तो महालनोबिस समिति जो संबंधित है वो संबंधित है राष्ट्र की आय से। किससे? राष्ट्र की आय से। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय का आकलन करना था। इसका आकलन करना था, राष्ट्रीय आय का आकलन करना था। और पीसी महालनोबिस
प्रसिद्ध सांख्यिकी थे। क्या थे? प्रसिद्ध सांख्यिकी थे और योजना निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका थी। किसमें बड़ी भूमिका थी? योजना निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका थी और वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना उनके मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इनके मॉडल पर आधारित थी, तो आपको बताना है पीसी महालनोबिस पीसी महालनोबिस के आधार पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल बना या फिर उन्होंने बनाया। ठीक है, और आर्थिक योजना में यह सहमति महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? When was the first 5-year plan started? When was the first 5-year plan started? 1947, 1950, 1951, 1952। तो ये 1951 में शुरू हुई थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1951 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई था। क्या था? इसका मुख्य फोकस जो था कृषि और सिंचाई था। यह योजना 1956 तक चली। कब तक चली? 1956 तक चली। इससे नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई और नेहरू जी इसके प्रमुख समर्थक थे। ठीक है, नेहरू जी इसके प्रमुख समर्थक थे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1951। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। ठीक है, 1951 वाज द फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्टेड। अगला क्वेश्चन है कि रोलिंग प्लान क्यों लाया गया? रोलिंग प्लान क्यों लाया गया? वाई वाज द रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस्ड? रोलिंग प्लान क्यों लाया गया? वाई वाज द रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस्ड? कृषि विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, आर्थिक स्थिरता के कारण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। रोलिंग प्लान क्यों लाया गया? वाई वाज रोलिंग प्लान? तो रोलिंग प्लान जो लाया गया था उसका मेन मकसद था आर्थिक स्थिरता। ठीक है, क्या था? आर्थिक स्थिरता का कारण था रोलिंग प्लान लाने का। तो रोलिंग प्लान आर्थिक स्थिरता के कारण लाया गया था। इस योजना में लक्ष्य हर वर्ष बदले जा सकते थे। लक्ष्य जो है हर वर्ष बदले जा सकते थे। यह 1978 से 1980 के बीच लागू रही। कब तक लागू रही? 1978 से 1980 के बीच लागू रही। इसका उद्देश्य जो थी बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसका उद्देश्य जो था वो आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाना है और इसमें दीर्घकालिक निश्चित लक्ष्य नहीं होते थे। इसमें दीर्घकालिक और निश्चित कोई लक्ष्य नहीं होते थे। यह पारंपरिक पंचवर्षीय योजना से अलग थी। ठीक है, यह पारंपरिक पंचवर्षीय योजना से अलग थी। तो इसका सही जवाब जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। आर्थिक स्थिरता का कारण ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड द हॉटेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड? डेथ वैली, सहारा मरुस्थल, अजीजिया या फिर थार मरुस्थल? विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? डेथ वैली, सहारा मरुस्थल, अजीजिया या थार का मरुस्थल? तो विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है अजीजिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अजीजिया को विश्व का सबसे गर्म स्थान माना गया है। यह लीबिया देश में स्थित, कहाँ स्थित है? लीबिया देश में स्थित है। यहाँ अत्यधिक उच्च तापमान दर्ज किया गया। अत्यधिक उच्च तापमान दर्ज किया गया और यह भूगोल में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मरुस्थल जलवायु के कारण तापमान बहुत बढ़ता है। यहाँ जो है मरुस्थल है, इससे जो है तापमान जो है बहुत जल्दी बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ का रेत जो है जल्दी गर्म हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है। हालांकि कुछ रिकॉर्ड डेथ वैली से भी जुड़े हैं। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड जो हैं डेथ वैली से जुड़े हैं। परीक्षाओं में जो है पारंपरिक उत्तर अजीजिया ही माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने अजीजिया आपको बताया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अजीजिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि
कर्नाटक संगीत की मुख्य शैली कौन सी नहीं है? विच इज नॉट अ मेन स्टाइल ऑफ कर्नाटिका म्यूजिक? कीर्तिवर्णम, तिल्लाना, ध्रुपद। कर्नाटक संगीत की मुख्य शैली कौन सी नहीं है? तो जो ध्रुपद है ये कर्नाटक की मुख्य शैली नहीं है। थोड़ा फैक्ट के साथ देखते हैं कि ध्रुपद कर्नाटक संगीत की शैली नहीं है। या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित, किससे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में विकसित हुआ। कहाँ विकसित हुआ? दक्षिण भारत में विकसित हुआ। कीर्तिवर्णम और तिल्लाना इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं। कौन कौन सी? कीर्तिवर्णम और तिल्लाना इसकी प्रमुख शैलियाँ हैं। और त्यागराज कर्नाटक संगीत के प्रमुख संत थे। कौन थे? त्यागराज। पूछा जाए त्यागराज कौन थे, तो आपको बताना है त्यागराज जो थे कर्नाटक संगीत के प्रमुख संत थे। और संगीत के से जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह कला एवं संस्कृत का महत्वपूर्ण टॉपिक था और इस टॉपिक से जो है कांस्टेबल की परीक्षा में एक क्वेश्चन उठा लिया गया और ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो बच्चों पढ़ के गए होंगे, जो बच्चे पढ़ के गए उनको 1 नंबर मिल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सकारात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? राष्ट्रीय कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? वेयर वाज द नेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? मतलब कि राष्ट्रीय कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली, भोपाल, पुणे, चेन्नई। तो राष्ट्रीय कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो है वो पुणे में आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई? पुणे में। राष्ट्रीय कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में पुणे में हुई। यह आयोजन जनवरी 2025 में किया गया। इसमें देश भर के खिलाड़ी शामिल हुए। यह प्रतियोगिता खेल प्रतिभाओं को मंच देती है। किसको मंच देती है? जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो खेल के प्रतिभागी होते हैं, उनको जो है उनकी प्रतिभाओं को जो है मंच देती है। और जिम्नास्टिक भारत में सबसे तेज उभरता हुआ खेल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा कोष स्थापित किया गया था? 1942 में कौन सा कोष स्थापित किया गया था? Which fund was established in 1992? Which fund was established in 1992? राष्ट्र बचत कोष, राष्ट्र नवीनीकरण कोष, भारत निर्माण कोष या हरित कोष? 1992 में कौन सा कोष स्थापित किया गया था? तो 1992 में जो है राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष को स्थापित किया गया था। राष्ट्र नवीनीकरण कोष की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसका उद्देश्य पूछे तो इसका उद्देश्य जो था औद्योगिक सुधारों से प्रभावित श्रमिकों की सहायता करना था। क्या था? औद्योगिक सुधारों से प्रभावित श्रमिकों की सहायता करना था। यह कोष पुनर्वास और पुनर्योजन पर केंद्रित था। किस पर केंद्रित था? पुनर्वास और पुनर्योजन पर केंद्रित था। और उदारीकरण नीति के बाद इसकी आवश्यकता पड़ी। उदारीकरण नीति के बाद इसकी आवश्यकता पड़ी। इससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिली। किसको? श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिली। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, राष्ट्र नवीनीकरण कोष। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है? दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है? द डक्कन प्लेटेंस इज मेनली मेड ऑफ विच रॉक? किस चट्टान से बना है? अवसादी चट्टान से, रूपांतरित चट्टान से, आग्नेयाशय से या फिर चूना पत्थर से? दक्कन का पठार
मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है? तो मुख्य रूप से वो आग्नेयाशय चट्टान से बना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, आग्नेयाशय। फिर देख लेते हैं, दक्कन का पठार जो है आग्नेयाशय चट्टानों से बना है या मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है? किससे पूछा जाए कि दक्कन का पठार मुख्य रूप से किससे निर्मित है, तो बेसाल्ट चट्टान से। ठीक है, और मतलब मेन तो इसका आग्नेयाशय है, लेकिन मुख्य रूप जो है उसमें होता है बेसाल्ट। और इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी लावा से होता है। इसका निर्माण पूछा जाए किससे होता है, तो आपको बताना है इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के लावे से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी के लावे से होता है। और इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दक्कन का ट्रैप भी कहा जाता है। यह भारत का एक विशाल पठारी क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? भारत का एक विशाल पठारी क्षेत्र है। और भौतिक भूगोल में यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज इस क्लास में ये पूछ लिया गया है। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्वेश्चन है ये, भूगोल क्वेश्चन है ये। तो दक्कन का पठार किससे बना होता है? यह आग्नेय चट्टान से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि तेज आंधी में टिन की छत क्यों उड़ जाती है? तेज आंधी में टिन की छत क्यों उड़ जाती है? Why does a tin roof fly away during a storm? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, वायु अंतरण के कारण या तापमान के कारण तेज आंधी में टिन की छत क्यों उड़ जाती है? तेज आंधी में टिन की छत क्यों उड़ जाती है? तो ये जो है वायु दाब अंतरण के कारण जो है ये उड़ जाती है। तेज आंधी में छत उड़ने का कारण वायु दाब अंतरण है। ऊपर की तेज हवा दबाव को कम कर देती है और नीचे का अधिक दबाव छत को ऊपर धकेल देता है। फिर से पॉइंट देखिए कि ऊपर की तेज हवा दबाव को कम करती है और नीचे की दबाव को अधिक, ठीक है, नीचे का अधिक दबाव छत के ऊपर धकेल देती है। इससे होता क्या है? इससे जो है बर्फीले सिद्धांत में समझा देता है। इसे इसे जो है बर्नौली सिद्धांत से समझा जाता है। किससे? बर्नौली सिद्धांत से इसे समझा जाता है। हालांकि टिन की छत आसानी से उड़ जाती है और भौतिक विज्ञान में यह सामान्य सिद्धांत है। और ये क्वेश्चन भौतिक विज्ञान का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वायुंतरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, प्लाज्मा, आरबीसी। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यह रक्त का लगभग 55% भाग होता है। कितना भाग होता है? 55% भाग होता है। प्लाज्मा में पानी, प्रोटीन और लवण होते हैं। क्या होते हैं? पानी, प्रोटीन और लवण होते हैं। यह पोषक तत्व और हार्मोन्स पर परिवहन करता है। और रक्त की कोशिकाएं प्लाज्मा में तैरती हैं। किस में तैरती हैं? प्लाज्मा में तैरती हैं। यह शरीर का तापमान संतुलित रखने में मदद करता है। शरीर का तापमान संतुलित रखने में मदद करता है। और जीव विज्ञान में एक आधारभूत अवधारणा है। क्या है? आधारभूत अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी सूचनाओं को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? संवेदी सूचनाओं को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल सेंसोरी इंफॉर्मेशन? संवेदनीय सूचनाओं को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? ऑप्शन है फ्रंट लोब, ऑप्शन बी हैं ऑक्सीपिटल लोब, ऑप्शन सी हैं पैराइटल लोब, ऑप्शन डी हैं टेम्पोरल लोब। तो इसका सही जवाब है पैराइटल लोब। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पैराइटल लोब संवेदी सूचनाओं को नियंत्रित करता है। यह स्पर्श, दबाव और दर्द की जानकारी देता है। यह मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है। संवेदी तंत्र का मुख्य केंद्र है। मानव शरीर की प्रतिक्रियाओं में इसकी भूमिका अहम है और जीव विज्ञान में यह महत्वपूर्ण अध्यय है। ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही?
व्हाट वाज द इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26? ऑप्शन है 7.4%, 7.8%, 8% या 8.2%। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 4.2%। वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी जो रही है वो 8.2 रही है। जीडीपी वृद्धि दर आर्थिक स्वास्थ्य को दर्शाती है। दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर की होती है, जुलाई से सितंबर तक होती है। इस अवधि में भारत की वृद्धि दर 8.2% रही। यह मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है। सेवा और उद्योग क्षेत्र का योगदान अधिक रहा है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने अनुपालन बोझ कम करने के लिए कितने मास्टर डायरेक्शन जारी किए? आरबीआई ने अनुपालन बोझ कम करने के लिए कितने मास्टर डायरेक्शन जारी किए? हाउ मैनी कंसोलिडेशन मास्टर डायरेक्शन वाज इशूड बाय आरबीआई? हाउ मैनी कंसोलिडेटेड मास्टर डायरेक्शन वेयर इशू बाय आरबीआई? 200, 220, 244, 260। तो इसका सही जवाब 244। आरबीआई बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष नियामक है। नियमों को अधिकता से अनुपालन कठिन हो जाता है। इसी को सरल करने के लिए 244 डायरेक्शन जारी किए गए। इनसे नियम एक जगह संकलित हुए हैं। ठीक है, इससे जो बैंकों और एनबीएफसी को सुविधा मिलेगी। यह एक प्रशासनिक सुधार का कदम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 244। अगला क्वेश्चन है कि 2002 में परिसीमन के बाद पहला चुनाव किस राज्य में हुआ? Which state conduct the first election after 2002 delimitation? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर राजस्थान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कर्नाटका। 2002 के परिसीमन के बाद पहला चुनाव कर्नाटक में हुआ। यह चुनाव 2008 में आयोजित किया गया। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के अनुसार सीटों का पुनर्निर्धारण करना है। इससे प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित होता है। चुनावी सुधारों में परिसीमन की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है कि स्प्लिट नाइट पुस्तक किस शैली में लिखी गई है? स्प्लिट नाइट पुस्तक शैली किस शैली में लिखी गई है? द बुक स्प्लिट नाइट इज रिटन इन विच जनरल? जीवनी, नाटक, कविता, इतिहास? तो ये जो लिखी गई है कविता में लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी के कविता में। स्प्लिट नाइट पुस्तक कविता शैली जो है ये कविता शैली में लिखी गई है। इसमें भावनात्मक और दार्शनिक तत्व पाए जाते हैं। यह आधुनिक साहित्य का उदाहरण है। कविता शैली में विचार गहराई मतलब कविता शैली में जो विचारों की गहराई होती है, यह पुस्तक साहित्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवार्डेड द डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म? तो निधि राजदान, लिज मैथ्यू, रवीश कुमार, शेखर गुप्ता। तो ये जो दिया गया है लिजू मैथ्यू को दिया गया। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट है लिज मैथ्यू को। डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्र पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है। लित मैथ्यू एक वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार हैं। वे लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति पर लेखन कर रही हैं। उनका योगदान नीति और लोकतंत्र से जुड़ा रहा है। यह सम्मान प्रेस स्वतंत्रता को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कतर ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट 2025 का खिताब किसने जीता? हु ओन द कतर ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट 2025 टाइटल? ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, ऑस्कर पियास्ट्री या चार्ल्स लेक्लर? तो इसका जो सही जवाब है ऑस्कर पियास्ट्री। कतर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 कैलेंडर का महत्वपूर्ण आयोजन है और स्प्रिंट रेस कम दूरी की तेज रेस है।
2025 में यह किताब जो है 2025 में यह किताब जो है ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता। वे ऑस्ट्रेलिया के उभरते F1 ड्राइवर हैं, उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। यह जीत उनके करियर के लिए अहम मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑस्कर पियास्ट्री। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने 1984 दंगा पीड़ित परिवारों के लिए किस नीति को मंजूरी दी? विच पॉलिसी हैज बीन अप्रूव्ड द फैमिलीज ऑफ 1984 रियोट विक्टिम्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट? आर्थिक सहायता नीति, पुनर्वास नीति, अनुकंपा रोजगार नीति, शिक्षा रोजगार नीति, शिक्षा सहायता नीति। तो ये जो है अनुकंपा नीति है, अनुकंपा रोजगार नीति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, अनुकंपा रोजगार नीति ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1984 के दंगे भारतीय इतिहास की दुखद घटना थे। दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवारों को राहत देने का निर्णय लिया। अनुकंपा रोजगार नीति के तहत नौकरी दी जाएगी और इसका उद्देश्य जो आजीविका सुरक्षा देना है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है और सरकारी पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जय हिंद। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।